आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। लगातार कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़े हर फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। मकसद यही है कि हम सभी की जिंदगी महफूज रह सके। पहले या दूसरे दौर के तरह हमें अब वो तमाम दिक्कतें ना झेलनी पड़े जिसका सामना पूरे देश ने किया है। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर लेना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच में ये नंबर 1 पर पहुंच गया है, जो कि अपने आप में बेहद सावधान करने वाली खबर है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ग्राफ लागू हो चुका है, येलो अलर्ट लागू हो चुका है, यानी कि कई ऐसी गतिविधियां इसके तहत आती हैं जिन पर पाबंदी लग चुकी है। जिंदगी की रफ्तार पर पाबंदी ना लगे, इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता था कि दिल्ली वालों के लिए अब इस सख्ती का सामना करना, खासतौर से ऐसे वक्त में जब नए साल की दस्तक बहुत जल्द यहां पर सामने आने वाली है। और ऐसे में अब आपको तस्वीरों के साथ भी हम यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सख्ती जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बसों का जिक्र कर लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हमेशा से की जाती रही है, लेकिन फिर 100% के साथ जो बसें चल रही थी अब वो 50% की क्षमता के साथ यहां पर चल रही हैं। ग्रैब के तहत कुछ जो नियम आते हैं वो अब लागू कर दिए गए हैं। उसी तरह से मेट्रो स्टेशन में भी 50% के साथ ही यात्री सफर कर पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गाइडलाइंस का पालन करते हैं, कुछ लोग हमसे खुद ब खुद लड़ते हैं, जबरदस्ती चढ़ जाते हैं, हमें धक्का मुक्की करते हैं। लेकिन उसको फिर भी हम प्यार से समझाते हैं, तरीके से समझाते हैं कि ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आपके लिए हानिकारक है ये। तो हम उनको समझाते हैं ताकि ये लोगों में ना फैले ये बीमारी। सर घर से जैसे कि हमारा 9 बजे ड्यूटी है तो घर से 7 बजे 6:30 बजे निकलने पड़ता है। उस पर भी आदमी घंटों भर खड़ा होता है, रहने पड़ता है स्टैंड पे। दूसरा नंबर है जो फिर वहाँ भीड़ उतना हो जाते हैं। यहाँ तो बस में एक एक आदमी बैठाते हैं सीट पे, वहाँ स्टैंड पे इतना भीड़ हो जाते हैं तो पब्लिक परेशान हो जाता है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले देश भर में सबसे ज्यादा हैं। 238 केसेस ओमिक्रॉन के दिल्ली में हैं, जिसके बाद दिल्ली सबसे टॉप लिस्ट में है जहां पर सबसे ज्यादा मामले बने हुए हैं। इस वक्त हम रामाकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही यहां से लोगों को भेजा जा रहा है। ऐसे में आज से दिल्ली में येलो अलर्ट लग चुका है, यानी कि बस की बात करें या मेट्रो की बात करें, केवल 50% कैपेसिटी में ही जो लोग हैं वो सफर कर सकते हैं। और ऐसे में ये प्रिकॉशंस भी मेट्रो स्टेशंस में इस तरीके के लिए जा रहे हैं। बावजूद इसके अगर बाहर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वहां पर अभी भी लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। 0.89% के लगभग संक्रमण दर दिल्ली में बना हुआ है, जिसके बाद येलो अलर्ट है। ऐसे में अगर ये 1 तक पहुंच जाता है, 1% तक पहुंच जाता है, तो फिलहाल जो येलो अलर्ट लगा हुआ है इसके बाद अलर्ट के लेवल जो है वो आगे भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल केवल रेस्ट्रिक्शंस जो है मेट्रो और बस में है, जहां पर 50% आपको सवारी लेकर जानी है, जिसमें मेट्रो की अगर बात की जाए तो खड़े होकर अलाउड नहीं है। तो देश की राजधानी दिल्ली में ग्रैब लागू हो चुका है, येलो अलर्ट लागू हो चुका है और साथ ही इसके जिस गेट नंबर 6 पर इस वक्त मैं राजीव चौक के मौजूद हूं, जहां आने और जाने का रास्ता पहले एक हुआ करता था, अब जो जाने का रास्ता है वो तो यहां से खुला हुआ, आने का रास्ता तो खुला हुआ है लेकिन जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया है। ऐसे में कुछ लोग सवाल यही कर रहे हैं कि जाने का रास्ता यहां से कैसे बंद हो गया है, क्योंकि उन्हें अब घूम कर दूसरी तरफ जाना होगा, लेकिन जाना होगा क्योंकि नियमों का पालन यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर बाकायदा एक गार्ड साहब भी मौजूद है, वो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि आप यहाँ से अब नीचे की तरफ एंट्री नहीं कर सकते हैं। यहां से अपना सफर तय करने के बाद ऊपर की तरफ तो आ सकते हैं, लेकिन जाने का रास्ता दूसरी तरफ से कर दिया गया, जिसका पालन यहां पर करना होगा। कुछ लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब येलो अलर्ट के तहत कुछ गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। कल एक हाई लेवल मीटिंग यहां पर अरविंद केजरीवाल ने की, जिसके बाद कुछ फैसले लिए गए। क्या ये फैसले हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ऑड इवन के तहत जो है अब दुकानें खुलेंगी, यानी कि रात 8 बजे तक दुकानों को बंद करना बेहद जरूरी होगा। उसके बाद चाहे मॉल हो चाहे वो दुकानें हो वो नहीं खुलेंगी। सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं, एक बार फिर से जो खोले गए थे उन पर फिर से पाबंदी लगी है। जिम पर पाबंदी लग गई है, योग कर सकते हैं लेकिन खुले जगह पर उसमें भी भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। धार्मिक जो स्थल है वो खुले हैं लेकिन दर्शनार्थियों को दर्शन करने की अभी इजाजत नहीं दी जाएगी। शादी में या अंतिम संस्कार में चाहे खुशी हो या गम का माहौल हो, 20 से ज्यादा लोगों की इजाजत यहाँ पर नहीं दी गई है। बैंक्वेट हॉल जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ किसी बड़े हॉल का अरेंजमेंट आप अभी इस वक्त नहीं कर सकते हैं, पाबंदी पूरी
से लग गई है। क्या कुछ सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा इस बाबत, सुनिए आप भी। ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, बहुत सारे। सो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ कि केसेस बहुत कमज़ोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज़ इस बार आपकी सरकार जो है और ज़्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क ज़रूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को यहां पर सुन रहे थे, जिन्होंने कल हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर ये सख्ती यहां पर सामने आई है। जो नियम है वो आपको बता रहे हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना से सतर्क रहने के लिए दिल्ली वासियों को संदेश दिया है, कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। ये 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओमिक्रॉन काफ़ी संख्या में आ रहा है अब ओमिक्रॉन जो है। और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था, देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था। तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हज़ारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। क्लोज कॉन्टेक्ट तो आ ही रहे, मैंने बताया ना, उनके फैमिली मेम्बर्स तो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन वो तो सर डायरेक्ट एयरपोर्ट से हॉस्पिटल नहीं वो नहीं, ना एयरपोर्ट से जो घर गए तो उसके बाद में जब पॉजिटिव आते हैं तो उसमें कई लोग, उनके घर के लोग भी पॉजिटिव आते हैं। तो दिल्ली के हालात इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कहाँ कुछ दिनों पहले एक मामला ओमिक्रॉन का सामने आया था, उसके बाद अब 238 ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 21 राज्यों में अगर कहीं मामले हैं तो वो है देश की राजधानी दिल्ली में। और एक बार फिर से स्थिति देखिए किस हिसाब से बन गई कि ग्राफ लागू करना पड़ा, यानी कि येलो अलर्ट जारी हो चुका है। मेरी सहयोगी प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, कौन सी तस्वीरें आप यहाँ पर दिखाना चाहेंगी जिनके जरिए क्या वाकई ये मालूम पड़ता है, चलता है कि दिल्ली वासी कम से कम अब सतर्क हो चुके हैं जब ये तमाम पाबंदियां लग चुकी हैं? जी बिल्कुल, मैं आउटर सर्कल पे हूँ कनॉट प्लेस के, और ये सुपर बाजार का बस स्टैंड है जहाँ पर इस वक्त भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका कारण साफ है कि आज बस की जो सर्विसेज हैं वो 50% कैपेसिटी पे चल रही हैं। इसलिए लोगों का इंतजार आज लंबा हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वो बसों में घुस रहे हैं, अगर कैपेसिटी नहीं है तो उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है, अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और इसी वजह से भी यहाँ पर इस वक्त भी भीड़ नजर आ रही है। सर, कब से है यहाँ पर आज? 10 मिनट से हूँ जी। 10 बजे से हैं? 10 मिनट से जी। अच्छा, 10 मिनट से है। तो ये जो फैसला लिया गया है कि 50% कैपेसिटी में बस चलेंगे, अच्छा है बुरा है? नहीं, अच्छा ही है जी। जो जहान है तो जहान है, पहले हेल्थ देख रही है मैडम, उसके बाद भी तो ठीक है। और पहले भी जहान है तो जहान है, ये इस तरीके का जो मैसेज है वो भी क्लियरली लोग यहाँ पर दे रहे हैं। पर कई लोग यहाँ पर सुबह से भी खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि जो तमाम बसेस है, जैसे कि ये बस आपको फिलहाल नजर आ रही है, तो एक सीट पर एक ही बैठना अलाउड है। ऐसे में लोगों का इंतजार जरूर बढ़ रहा है, लेकिन ये सब उनके ही प्रिकॉशन, उनके ही सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। यही कारण है कि बसों से लोगों को उतार दिया जा रहा है। बात यहाँ पर करते हैं। सर, आज से सिर्फ 50% ही लोग जा पाएंगे, कैसा फैसला है? क्या इससे प्रॉब्लम्स हो रही है या सही है? चलिए, लोग नहीं फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर अभी एक शख्स से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि यमुना पार से उनको यहाँ आज पहुँचने में 4 घंटे का समय लग गया। पर इस बात को भी लोग समझ रहे हैं कि ओमिक्रॉन के जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये सतर्कता जरूरी है। जी सबीना। बिल्कुल प्रियंका, इस बीच कुछ लोगों से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी ये कहा कि सफर में भले ही वक्त बढ़ रहा है, लेकिन जिंदगी का वक्त अगर बढ़ाना है, ओमिक्रॉन से बचना है, कोरोना से बचना है, तो वो पाबंदियां झेलने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ लोग इससे थोड़े नाराज नजर आए कि क्यों हालात बिगड़ने के बाद ही ये फैसले लिए जाते हैं। ये चर्चा का जरूर विषय हो सकता है, लेकिन सच यही है कि देश भर में किस तरह से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो हम जरूर यहाँ पर एक बार फिर से अपडेट के तौर पर बताना चाहेंगे तमाम दर्शकों को। 781 से जो ज्यादा मामले हैं वो अब तक यहाँ पर ओमिक्रॉन के देश भर से सामने आ चुके हैं। महज 238 का जिक्र करें तो देश की राजधानी दिल्ली से सामने आए हैं। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो 167 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। आंकड़े हर दिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 9,195
99 मामले कोरोना को लेकर सामने आ चुके हैं और देश की राजधानी दिल्ली में जहां तक कोरोना का सवाल है मामले उसमें भी बढ़े हैं। और ओमिक्रॉन, क्योंकि ये बहुत तेजी से यहां पर फैलता है, रिसर्च कई सामने आ चुकी है जिनके तहत ये बताया जाता है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है। ऐसे में 238 मामले देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के मौजूद हैं। और इस बीच बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, ये भी आप सुने। नकवी साहब, पंजाब सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो 2 डोज जिन्होंने नहीं लगवाई है कोरोना वैक्सीन की, उनको होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं। देखिए, आज हमारे पास लोगों की सेहत और सलामती के लिए पर्याप्त सुविधा भी है, संसाधन भी है और लोगों की संयम और सावधानी का संकल्प भी है। इसलिए किसी भी रूप में पैनिक की जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन और प्रिवेंशन की आवश्यकता है, भय की जरूरत नहीं है, भरोसे की आवश्यकता है। और अगर इस तरह की पहले जब हमारे पास जब इस तरह का संकट आया था तो हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। आज हमारे देश के लोगों की ताकत और मोदी जी के नेतृत्व ने आज देश को इस तरह के संकट से निजात दिलाने और बाहर निकालने की शक्ति और उसके सुविधा और संसाधन उपलब्ध हैं हमारे पास। इसलिए किसी भी तरह की पैनिक जो लोग क्रिएट करना चाहते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जरूरी है। लेकिन नकवी जी, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या लगता नहीं कि चुनावी रैलियों पर भी रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई निर्देश अभी तक जारी नहीं। पैनिक नहीं होना चाहिए, प्रिकॉशन प्रिवेंशन जरूरी है, बस इतना ही कह सकते हैं। तो तमाम तरह के रिएक्शंस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। हर कोई चाहता भी है, हर कोई जानता भी है कि कोरोना और नए वेरिएंट को लेकर फिलहाल ये जो अभी पारंपरिक स्थिति सामने आ रही है उसको अभी से कितना जरूरी है रोक लेना। लेकिन आज की एक और अहम बैठक कोरोना और उसके नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली में होने वाली है, जो कि DDMA की बैठक है, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े बड़े अधिकारी, खुद CM अरविंद केजरीवाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज 4 बजे का ये वक्त तय किया गया है। मुद्दा जाहिर सी बात है ओमिक्रॉन को लेकर है कि किस तरह से बचाव इससे किया जा सकता है, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए, हालात अगर और ज्यादा बिगड़ते हैं तो क्या तैयारियों का खाका यहाँ पर होना चाहिए, क्या कुछ पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, किस तरह से और अवेयरनेस जो है वो लोगों में पहुंचाई जा सकती है, जो पाबंदियां लगी हैं उनका पालन करने के लिए किस तरह से और लोगों को जागरूक यहाँ पर किया जा सकता है। कल हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर CM अरविंद केजरीवाल की जरूर हुई थी, ग्राफ लागू किया गया था। इसके बाद येलो अलर्ट जो है जाहिर सी बात है इसी के तहत यहाँ पर होता है। तमाम तस्वीरें पाबंदियों को लेकर सामने आ रही है, लोगों की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच एक बार फिर से मेरी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रियंका, बहुत सारे लोगों से बातचीत अब तक आप कर चुके हैं, मेरे तमाम सहयोगी कर चुके हैं। क्या अब आपको लगता है इन पाबंदियों के बीच क्या दिल्ली एक बार फिर से उसी राह में चलती हुई नजर आती है जहां पर गतिविधियां जो है काफी हद तक बैन कर दी गई हैं, पाबंदी के दायरे में आ गई हैं? इसके लिए तैयार नजर आते हैं दिल्ली वासी? देखिए, जिस तरीके से संक्रमण दर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 0.5 से बढ़कर 0.89 हो गई है, यानी कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। और अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो जाहिर तौर पर जो रेस्ट्रिक्शंस अभी दिख रहे हैं उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे, ये लेवल हाई किया जाएगा। और उसी की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कनॉट प्लेस मार्केट मेरे दूसरी तरफ आपको पूरी नजर आ रही है। आज से तमाम मार्केट भी ऑड एंड इवन बेस पर खुलेंगी और ऐसे में अभी क्योंकि मार्केट खुलने का बस समय हो ही रहा है तो बहुत ज्यादा तस्वीरें तो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन ये भी आज से एक रेस्ट्रिक्शन है कि मार्केट भी और इवन पे खुलेंगे। लेकिन यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं ये इम्प्लीमेंट हो, ये भी देखना जरूरी है। हालांकि बस स्टैंड पे, बसों पर, मेट्रो पर तमाम लोग जो जा रहे हैं उन्हें तो बिना मास्क की एंट्री नहीं है। CP की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ये लगा दिया गया है कि अगर मास्क नहीं पहना है तो दुकानों में एंट्री नहीं है। लेकिन ऑड इवन की अगर बात करें तो बाहर की तरफ आउटर सर्कल में जो दुकानें हैं वो सभी दुकानें एक साथ खुली हुई नजर आ रही है, यानी कि ऑड इवन का पालन वहाँ नहीं किया जा रहा है। तो ये अलर्ट लागू कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्शंस बता दी गई है, लेकिन क्या ये रेस्ट्रिक्शंस फॉलो हो रही हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सबीना, बेहद जरूरी है। और जिस ऑड इवन का बार बार यहाँ पर सवाल उठता है, ऐसे में हर दुकानदार तक ये सवाल बार बार उनके जहन में उठता है कि भाई ऑड इवन के तहत उन तक कब ये सर्कुलर पहुंचेगा, कब वो समझ पाएंगे, इन प्रक्रियाओं को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इस बीच महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब तक जो महाराष्ट्र पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर पहुंचा है,
खतरा वही है, खतरा उसी तरह से बरकरार है। मुंबई की दादर मंडी की तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और मामलों के बढ़ने के पीछे की वजह क्या है। चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, किसी तरह से कोरोना के गाइडलाइंस का, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र की हालत पहले भी पहली लहर और दूसरी लहर ने बेहद काफी हद तक झेली है, जब एक एक दिन में हजारों मामले यहां से सामने आते थे। और देखिए ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा इसी तेजी से हो रहा है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में पहली बार 24 घंटे में 1000 और 2000 के केसेस बढ़े हैं, यानी मुंबई में 1000 से ज़्यादा केसेस एक दिन में रिकॉर्ड हुए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 2000 से ज़्यादा केसेस एक दिन में रिकॉर्ड हुए हैं और लगातार इसकी रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। सामने 31 है और ऐसे में सरकार की कोशिश है भीड़ ना लगे और लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये दादर मार्केट की तस्वीरें हैं। दादर का फुल मार्केट है, लेकिन यहाँ पर 90% लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखाई पड़ रहा है। उससे आप अंदाजा लगाइए कि बिजनेस करते हुए भी अगर ये लोग इस तरीके के कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि केसेस कितनी तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। अगर एक संक्रमित व्यक्ति इस मार्केट में घूम गया तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हालांकि कैमरा देखते ही लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मास्क लगाना चाहिए या जो अपने खुद की सुरक्षा के लिए मास्क लगाना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। कॉमन मैन जो रोजमर्रा के धंधा बिजनेस व्यापार में लगा हुआ है, उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए जरूरी यह है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि उनका बिजनेस भी चलता रहे। लेकिन केसेस निश्चित तौर पर सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इसी रफ्तार से केसेस बढ़े तो सरकार इसको लेकर के कड़े प्रतिबंध ला सकती है। सिर्फ डर से मास्क लगाएंगे तो जिंदगी गंवा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से मास्क लगाएंगे तो जिंदगी बचा सकते हैं, ना सिर्फ अपनी, अपनों की, समाज की, बल्कि पूरे देश की। और यही इस वक्त सबसे बड़ी मांग है अगर इस चुनौती से निपटना है सबको मिलकर। आइए पंजाब की तरफ से क्या कुछ फैसला यहाँ पर लिया गया है वो जरूर बता देते हैं। पंजाब के लिहाज से खबर बेहद खास है, लेकिन बाकी राज्यों को भी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सख्ती अब किस तरह से पंजाब सरकार ने यहाँ पर की है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पंजाब सरकार ने ये गाइडलाइंस, ये चेतावनी यहाँ पर जारी की है कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है वो सरकारी दफ्तरों में अब एंट्री नहीं कर सकते हैं। जिम, होटल में एंट्री नहीं कर सकते अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है। यानी कोई दलील यहां पर नहीं चलेगी कि आखिर आपने दूसरी डोज क्यों नहीं ली, पहली डोज अब तक क्यों नहीं ली। अगर आपको जिम में, होटल में, सरकारी दफ्तर में एंट्री करनी है, काम करना है, वहां जाना है, तो वैक्सीन की दोनों डोज यहां पर लगवानी होगी। हालांकि कुछ वक्त इसके लिए दिया गया है, 15 जनवरी 2022 का ये वक्त है, यानी कि नए साल आने में कोई ज्यादा वक्त या कुछ दिन का वक्त यहाँ पर बचा है जब हम साल 2022 में जाएंगे। और इसी को लेकर देखिए, अगर नए साल की खूबसूरती इसी तरह से बरकरार रखनी है तो इन पाबंदियों को गंभीरता से लेना होगा, सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। और इसी तरह से हरियाणा का जिक्र भी यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर भी जो चेतावनी है, जो फैसले हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि राज्यवार तरीके से हर राज्य ने जो है अपने अपने फैसले यहाँ पर दिखाए हैं। अपने अपने फैसलों के जरिए वो यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरह से पाबंदी जरूरी हो जाती है। रोहतक का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त आप देख रहे होंगे। हरियाणा सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप दोनों डोज यहाँ पर नहीं लेते हैं तो दुकान, मॉल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थानों में 1 जनवरी से एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्री बैन है। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी होगी, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा मजबूत हथियार कोरोना के लिए है। बड़ा रश देखने को मिल रहा है, उसी हिसाब से हमने टीम बढ़ाई हुई है, उसी हिसाब से हमने सेशन बढ़ाए हुए हैं, तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और इसका लोगों में ये रुझान मिला है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। इसके लिए लोग धन्यवाद देता हूं कि इस एक चेतावनी से लोगों में इतनी जागरूकता आई है और 1 तारीख से आने वाले टाइम से पहले आई एम श्योर कि 100% वैक्सीनेट कर लें। मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह के बयान के बाद अब राजनीति तेज हो चुकी है। एक दिन पहले एनआईए कोर्ट में इस गवाह ने पहले दिए गए बयान से पलटते हुए एटीएस पर गंभीर आरोप लगा दिए। गवाह ने कोर्ट में दावा किया कि बम धमाके के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने उसे उठाया और केस में फंसाने की धमकी दी, और ऐसा नहीं करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों के नाम लेने को कहा गया। गवाह ने यह भी दावा किया है कि एटीएस ने उसे 7 दिनों तक अपने पास रखा और इस दौरान उसे कई बार धमकी दी गई।
अभियोजन पक्ष का गवाह जिसने एटीएस ने अंडर सेक्शन 161 के तहत जिसका जवाब रिकॉर्ड किया गया था 2008 में, उसने स्पेशल एनआई कोर्ट में भगवान की सौगंध खाकर कहा कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। मुझे आज 5 पन्नों का स्टेटमेंट पहली बार स्पेशल एनआई कोर्ट के नीचे एनआई के सिपाही ने मुझे पहली बार दिखाया। मुझे केवल अपना नाम पता पूछा गया और मुझे 7 दिन के ऊपर इनलीगल कस्टडी में रखा गया। मेरे साथ आरोपी जैसा बर्ताव किया। मालेगांव धमाका केस में गवाह की गवाही के बाद उस पर सियासी घमासान भी खड़ा हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। हिंदुत्व विरोधी चेहरा, हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी का जो प्रयास है, उसकी विफलता सामने दिखाई दे रही है। एटीएस का दबाव था कि आरएसएस के लोगों का नाम लिया जाए, योगी का नाम लिया जाए, ये नाकाबिले यकीन है। एटीएस का दबाव तो फिर भी रहेगा, लेकिन शक और शुबा तो पैदा होता है। इसलिए इस गवाह की कायदे के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यह शायद गवाह जिन्होंने सत्य और सही बताया कि उनके ऊपर कैसे कांग्रेस की यूपीए के दलों ने मिलकर अत्याचार करवाए एजेंसियों से और मिसयूज़ करते हुए उन पर दबाव बनाया, और इसलिए शायद ये 14वां 15वां गवाह होगा जिसने इस बात को कहा है। देश के अंदर 5 स्टेट का जो है इलेक्शन होने जा रहा है, विधानसभा। ऐसे मौके पर किसी विटनेस को ला करके ये उससे बयान दिलवाना कि एटीएस ने हमारे ऊपर दबाव डाला था कि हम योगी आदित्य जी का नाम लें, या इसी तरह और भी जो है देश में जो आरएसएस के लोग हैं उनका नाम लें, ये मुझे सियासत लगती है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव में केस दर्ज किया गया और महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद एटीएस ने इस केस की जांच शुरू की थी। जांच के बाद एटीएस ने इस केस में यूएपीए और मकोका भी लगाई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1 अप्रैल 2011 को इस केस की जांच एनआईए की टीम को सौंप दी गई, जिसके बाद इस केस में आरोपी 6 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा जी। सिन्हा जी, मालेगांव ब्लास्ट में एक अहम मोड़ आया है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो गवाह था उसने कोर्ट में बयान दिया है कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया था योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए और जो आरएसएस के नेता उनका नाम लेने के लिए। देखिए, गवाह के इस खुलासे के बाद साफ हो गया कि मालेगांव एक षड्यंत्र के तहत था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था हिंदुत्व के विरोध में एक नैरेटिव पैदा करना। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान 2 गृह मंत्रियों पी चिदम्बरम और शिंदे साहब ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर कांग्रेस आलाकमान की सहमति थी। जब शिंदे भगवा आतंकवाद की बात कर रहे थे जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। यह कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के निर्देशन से इस प्रकार का षड्यंत्र चलता रहा, जिसका उद्देश्य था योगी आदित्यनाथ जी एवं संघ के अन्य नेताओं को आरोपी बनाना और हिंदू संगठन को बदनाम करना। क्या जब ये खुलासा हुआ है तो क्या इस एंगल पर भी जांच की जाएगी और जो इसके पीछे दोषी हैं जिन्होंने ऐसा कराया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाई जाएगी? देखिए, मालेगांव या समझौता एक्सप्रेस पर बाद में 26/11 पर जिस प्रकार के कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया और जिस प्रकार से जांच एजेंसियों को बाध्य किया, एटीएस पूरी तरह से 10 जनपद के दबाव में काम कर रही थी। एटीएस के हेड रघुवंशी को क्यों बदला गया, इसका जवाब अभी तक यूपीए सरकार के पास नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि जो खुलासे हो रहे हैं उस खुलासे के आधार पर इस बात की जांच होनी चाहिए वो कौन से लोग थे जो इस प्रकार का षड्यंत्र रचकर निर्दोष लोगों को और निर्दोष संगठनों को आरोपी बना रहे थे। इस केस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए साजिश रचने का आरोप लगा दिया। षड्यंत्र हो सकता है, क्या साजिश हो सकती है, न केवल ये बल्कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था नारकोटिक्स के एक अधिकारी ने किस तरीके से साजिश करके एक फिल्म स्टार के परिवार को बदनाम करने का या उसका नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह कई बार हुआ है कि विधानसभा में एक पुड़िया दिखा दी गई और वही संस्था ये कह रही थी ये आतंकवादियों की कोशिश है
कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जिससे कि विधानसभा उड़ जाती, लेकिन अंतोगत्वा जब उसकी जांच हुई तो उसमें एक बुरादा निकला, लकड़ी के चूना निकला। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सरकार है, इसमें कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने भी इस मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर गवाह के आरोपों पर सवाल उठाए हैं और इसे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से सीधे सीधे जोड़कर बताया है। 2017 में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपगंडा खड़ा किया था कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र एटीएस योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश कर रही थी और विटनेस के ऊपर जो गवाह थे उन पर दबाव डाल रहे थे। अब उसके बाद फिर चुनाव उत्तर प्रदेश का शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ की सरकार 5 साल पूरी तरह से फेल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना रवैया है चुनाव लड़ने का, उसी तरह का एक प्रोपगंडा का ये हिस्सा है। और इस बीच हम अगली खबर का जिक्र करेंगे। कड़ाके की सर्दी की बात करेंगे कि कई इलाकों में बर्फबारी कैसे हो रही है। नए साल के जश्न से पहले उत्तराखंड से लेकर दार्जिलिंग तक बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल, चमोली, मुनस्यारी और जोशीमठ में बर्फबारी हुई है, तो वहीं दार्जिलिंग में पूरा शहर बर्फ की चादर से ढक चुका है। जबकि पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में ठंड के तौर पे, कड़ाके की ठंड के तौर पे देखा गया। दिल्ली में भी तापमान बहुत नीचे जा चुका है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर नैनीताल की है, दूसरी चमोली की है और इसके अलावा भी जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की ये कई इलाकों की तस्वीरें और जम्मू कश्मीर के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। दार्जिलिंग और दिल्ली में कैसे इन जगहों का असर हुआ है, यानी उत्तराखंड और दार्जिलिंग में अगर कड़ाके वहां पे बर्फ है तो फिर यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, ये हम आपको बता रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं दरअसल। और पहली नैनीताल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानी के चेहरे खिले हैं। जबकि उत्तराखंड के चमोली और मुनस्यारी से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने हैं। सड़कों पर गाड़ियां और पेड़ पौधे सब बर्फ की चपेट में आ गए। जबकि उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्फबारी से पारा नीचे लुढ़क गया। जबकि दार्जिलिंग में भी बर्फ की चादर से पूरा शहर ढक चुका है। वहां सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई नजर आई। और इसके अलावा पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में हुआ है। दिल्ली में भी पारा गिरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है क्योंकि कड़ाके की ठंड है। और अब हम सिलसिलेवार तरीके से इन शहरों की बात करेंगे, इन जगहों की बात करेंगे। सबसे पहले बात नैनीताल की। वहां नए साल के जश्न से पहले हुई बर्फबारी से पर्यटक बेहद खुश दिखे। हालांकि नैनीताल में यह बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में हुई है, लेकिन वहां पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने इन इलाकों में पहुंच गए हैं और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मुनस्यारी में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ चुकी है। बर्फबारी की वजह से पूरी सड़क सफेद चादर से ढक गई और सड़कों पर गाड़ी चलना मुश्किल हो गया। इस वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ी है। उन्होंने आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा, इस बात का भी जिक्र किया। लेकिन वहां पहुंचे पर्यटक इस बर्फबारी से बेहद खुश हैं और जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल से पहले उत्तराखंड के चमोली जिले में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने के बाद कड़ाके की ठंड से इलाके में रहने वाले लोगों की दिक्कतें बेहद बढ़ चुकी है। इस मौसम का आनंद लेने वहां पर्यटकों की भीड़ जुट गई। औल, चोपता और बेनीताल इलाके में भारी संख्या में पर्यटक नजर आए और लुत्फ उठाते नजर आए। और अब हम जोशीमठ की बात करेंगे। जोशीमठ में भी बर्फबारी ने लोगों को खुशहाल कर दिया है, लेकिन एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। वहां भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि बाधित है, जिसकी वजह से कई लोग सड़कों पर ही फंस गए। जो लोग लुत्फ उठाने पहुंचे हुए थे बर्फबारी का, उनकी गाड़ियां फंस गई। पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला। दिल्ली में भी पारा गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है और लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लोगों की परेशानी बढ़ गई है इस सर्दी की वजह से। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और जो कि हम बता भी रहे हैं आपको कि मैदानी इलाकों में क्या स्थिति बनी हुई है। आप देखिए, अगर रात की हम बात करें
शाम ढलने के साथ ही कड़ाके की सर्दी और उसके बाद अलाव ही एकमात्र सहारा है जिसके जरिए आप अपनी ठंड को दूर कर सकते हैं। और ये फिलहाल दिल्ली में ऐसा नजारा जगह जगह पे देखने को मिल भी रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और ब्रैकेट का ये अनोखा प्रयास है जहां उत्तराखंड में नदियों के एक ऐसे समूह को तैयार किया जाएगा जो अब तक मनुष्यों की रोजमर्रा की जिंदगी से दूर हो। हर तरफ संरक्षण की बात हो रही है, पर इस प्रयास में कुछ अनछुई नदियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मिशन पानी की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। Uttarakhand is in the headwaters of the Ganga. It's very important for us to maintain the river connectivity. The river has to flow from upstream to downstream. What is happening is that there are many interventions, human interventions, which are actually disrupting the connectivity of rivers. It alters the flows, it alters the flow of sediments, which is important for downstream river as well as fertility. It impacts the flow of energy. It impacts the flow of biota, which is essentially the microorganisms as well as the fish species downstream. Idea behind this free-flowing river atlas of Uttarakhand is to map those last remaining free-flowing rivers or connected rivers in Uttarakhand. So this is also an idea to spin the conversation a little differently from restoring a river from after degradation to a scenario when we can actually protect the pristine rivers as is. It is supported by RECIT in its Ganga program. The objective of the free-flowing river atlas mapping is twofold. One, identify those last remaining free-flowing rivers or connected rivers. Second, raise the profile of these rivers and how critical it is for the ecosystem services of the rivers that we care about, and how we can come together to put together a plan and an action to conserve this for posterity. But the message that we are trying to also convey is that it makes absolute business sense to conserve and keep a pristine river rather than waiting for the degradation to happen and then come up with a rejuvenation plan. So can we actually do that, protect the pristine rivers upfront? स्वच्छता